तो एनडीए के दिग्गजों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से पर्चा भर दिया। महामना मदन मोहन मालवीय की बेटी अन्नपूर्णा शुक्ला, डोम राजा के बेटे जगदीश राजा के साथ और 2 प्रस्तावकों ने जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्चा दाखिल किया। इसके पहले वो शहर के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर पहुंचे। सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। उसके बाद वो कचहरी पहुंचे और फिर उन्होंने कलेक्टर के सामने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद पीएम मोदी ने काशी के लोगों का आभार जताया। सुनिए पीएम ने क्या कहा है। 2014 की लहर इस बार भी बरकरार है सर। ये जो प्यार, ये दुलार, ये आशीर्वाद काशी वासियों ने दिए हैं, मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं सभी मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा कि सभी मतदाता जहां जहां चुनाव बाकी है, तीन चरण हुए हैं, बाकी जो भी मतदान बाकी है सभी चरण में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एक लोकतंत्र के उत्सव के रूप में हमारे देश के मतदाता मतदान करें। ऐसा माहौल कुछ लोग अब बनाने लगे हैं कि मोदी जी तो जीत गए और इसलिए वोट नहीं करोगे तो चलेगा। कृपा करके ऐसे लोगों की बातों के में मत आइए। मतदान ही आपका हक है, लोकतंत्र के उत्सव है और इसमें सबने मतदान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करना चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, सरकार मजबूत बनानी चाहिए और देश मजबूत करने के लिए मतदान करना चाहिए। मैं फिर एक बार मीडिया के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप भी शायद, मैं तो 5 बजे पहुंचा, लेकिन आप कल दोपहर से लगे हुए हो, करीब 24 घंटे से आप लगे हैं और इस धूप में काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि तबीयत आपकी अच्छी रहे, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपको बहुत शक्ति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर पीएम मोदी के नामांकन के दौरान वाराणसी में न केवल एनडीए के नेता थे बल्कि पीएम मोदी की पूरी कैबिनेट भी यहां मौजूद थे। आइए आपको सुनाते हैं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन का काम संपन्न हो चुका है और उसके साथ साथ जो रोड शो था वो अपने आप में एक तरह से कहा जा सकता है कि अभूतपूर्व है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी। पीयूष जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। जो आज स्वागत देखने को मिला, यानी कि हम कहें कि पिछले 24 घंटे में जो आज वाराणसी की जनता का स्वागत है, ये अपेक्षित था? आपको लग रहा था ऐसा ही होगा? हमें कोई जरा भी संदेह नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तो सबसे लोकप्रिय नेता है ही, लेकिन बनारस के तो जन जन के दिलों को छुआ है इन्होंने। एक ऐसे लोक प्रतिनिधि जिसने शायद इतिहास में इतना काम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ, इतनी सेवा की है यहाँ की जनता की। स्वयं एक एक कार्यक्रम में एक एक योजना के ऊपर चिंता करते थे। कल कपिल सिब्बल जी से मेरी बातचीत हो रही थी और उनका ये कहना था कि अगर प्रधानमंत्री जी इतने आश्वस्त हैं अपने कार्यक्रम को लेकर और अपने विकास की योजनाओं को लेकर, तो फिर जिस गांव को उन्होंने गोद लिया था उसमें तरक्की क्यों नहीं हो रही है? बहुत सारे आंकड़े दे रहे थे। मैं आपसे चाहता हूं आप उसका जवाब दें कि आखिरकार ये क्या है, विपक्ष के नेता ऐसा क्यों कहते हैं? विपक्ष के नेता यहाँ के गुणगान गाएंगे कि घाट इतने साफ हो गए, बिजली की समस्या खत्म हो गई, सबके घरों की तारें अंडरग्राउंड हो गई, सफाई इस प्रकार से हुई है जो देखने से ताज्जुब होता है। एयरपोर्ट से आने की रोड, जो लोगों को याद होगा, घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा ट्रैफिक में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फ्लाइट गई, भरोसा नहीं मीटिंग में पहुंच पाएंगे, सब समस्याएं हल हो गई। रिंग रोड का काम देखिए। मैं समझता हूं मैं गिनाते जाऊंगा तो कल सुबह तक आपके इंटरव्यू करते रहूंगा। एक और बड़ा सवाल, ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भी जा सकते हैं, वहां पर एक रैली कर सकते हैं। 5 साल के अपने कार्यकाल में अयोध्या प्रधानमंत्री जी नहीं गए, अब अगर अयोध्या जा रहे हैं तो क्या सोच हो सकती है? उनके कार्यक्रम की जानकारी नहीं है, वो तो पार्टी तय करती है, जैसा पार्टी तय करेगी प्रधानमंत्री उसको करेंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी अयोध्या जाते हैं
तो इसका संकेत क्या होगा, मैं ये समझना चाहता हूं। हमारे दर्शक को आप अगर आपको कुछ संकेत की जरूरत है तो मैं ही स्पष्ट कर देता हूं, उसके लिए हमें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमको पॉलिटिकल टूरिज्म की आवश्यकता नहीं है, रिलीजियस टूरिज्म की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई हमारे स्लीव पे नहीं बताना पड़ता है कि हम शिव भक्त हैं, राम भक्त हैं। हमारी शिव भक्ति तो है काशी के मंदिर के पुनर्वास में दिखती है। किस प्रकार से हम बाबा को गंगा तक जोड़ने के काम में लगे हैं कि मंदिर से दर्शन करते हुए आप गंगा देख सकेंगे और गंगा से पानी लेके सीधा मंदिर आ सकेंगे। हमारा तो भक्ति उसमें दर्शाती है। चुनाव के दिनों में कोई शिव मंदिर जाके जनेऊ पहन के हमें अपनी शिव भक्ति का प्रमाण नहीं देना पड़ता है। और रही बात राम मंदिर की, हम सब कार्यकर्ता भाजपा के और मेरी मानना है देश के लगभग सभी लोग की आस्था जुड़ी हुई है भगवान राम के मंदिर से। हम मंदिर वहीं बनाएंगे जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। एक कानूनी केस चल रहा है, टाइटल सूट है। हमें पूरा विश्वास है कि लॉजिकली और लीगली वो न्यास को देनी पड़ेगी जमीन और वहां मंदिर, एक भव्य मंदिर बनेगा। एक और बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है कि आपके जैसे नेता ही उसका जवाब दे सकते हैं। बहुत सारे आलोचक हाल के दिनों में कहने लगे हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी उग्र हिंदुत्व का एक तरह से सहारा ले रहे हैं या यूं कहें कि उससे संरक्षण दे रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयानों के संदर्भ में जब वो हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। क्या ये आरोप सही है? आपने कल अगर रोड शो देखा होगा तो जिस बड़ी संख्या में बंगाली एरिया वगैरह जो था, जिस बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई बहन आए थे, भाई बहन और बच्चे आए थे, जो उत्साह था, जो उनके शक्ल पे, मैं वहां साथ में रोड शो में जो देख रहा था, मैं समझता हूं कि अब ये बैरियर्स टूट चुके हैं। एक प्रधानमंत्री जिसने सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक मूल मंत्र नहीं दिया, उसको कार्यान्वित करके दिखाया, जिसने जब विकास कार्य किए तो भेदभाव नहीं किया जैसे पहले चलता था। कुल मिलाकर देखें तो स्थिति ये बन रही है कि कम से कम वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में शायद कोई खड़ा दिखाई नहीं देता है। कैमरामैन आरिफ खान और मनोज के साथ मैं अजय कुमार, वाराणसी न्यूज नेशन। वाराणसी में पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत मंत्र का नारा दिया और आपको दिखाते हैं कि आज पीएम ने किन दो लोगों को पैर छूकर प्रणाम किया। इनमें से एक है एनडीए के साथी और शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, जिनकी उम्र 91 साल हो चुकी है, और दूसरी है मदन मोहन मालवीय की मुंबोली बेटी अन्नपूर्णा शुक्ला, जो मोदी के नामांकन में प्रस्तावक भी थी। मोदी के 4 प्रस्तावक थे, जिनमें डोम राजा के बेटे जगदीश राजा भी शामिल थे। पीएम मोदी के 4 प्रस्तावकों में सुभाष गुप्ता भी शामिल हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता अनिल यादव ने। प्रधानमंत्री ने वाराणसी से दूसरी बार अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन के वक्त प्रस्तावक के रूप में बीजेपी के सीनियर लीडर सुभाष गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि वाराणसी के ही रहने वाले हैं। सर, प्रधानमंत्री के प्रस्तावक आप रहे हैं, जाहिर बात है कि बड़ा गौरव का विषय होगा कि देश के बड़े नेता के आप प्रस्तावक रहे हैं। बड़े नेता ही नहीं, वो केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं या नहीं होने वाले हैं, ऐसा नहीं है। मोदी का प्रस्तावक होने में गर्व इस बात का है कि हम जो उस दिन का इंतजार किया करते थे कभी दुनिया में भगवा लहराएगा, तो आज मोदी का जो सक्षम नेतृत्व है उसमें सारी दुनिया हमारी थीम को न केवल स्वीकार कर रही है बल्कि हमारी थीम के पीछे दौड़ रही है। और उदाहरण के लिए मैं एक बताऊंगा कि 21 जून को योगा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई। यह पहला कदम है विश्व गुरु की ओर बढ़ने का। बाकी मोदी के नेतृत्व में गौरव का अनुभव इसलिए भी होता है कि 5 सालों के अंदर आर्थिक समृद्धि की जो डोर आगे बढ़ी है कि आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की हैं। सर, ये आपको कब जानकारी मिली थी कि ये इतना बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है? कब नाम आपको बताया गया था कि आप प्रस्तावक होने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रस्तावक कौन बनेगा यह निर्णय संगठन करता है, और निर्णय करने के बाद प्रस्तावना जिनको करनी है उनको 2 दिन 3 दिन पहले बता देता है। समाज के हर तबके के लोगों को चुना है, महिलाओं को चुना है और सामान्य लोगों को अपना प्रस्तावक बनाया है। वीडियो यूसुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, वाराणसी। पीएम मोदी के प्रस्तावकों में मदन मोहन मालवीय की मुंबेली बेटी अन्नपूर्णा शुक्ला भी थी। पीएम मोदी ने अन्नपूर्णा शुक्ला के पैर छुए थे। न्यूज नेशन संवाददाता अनिल यादव ने उनसे खास बातचीत की। अन्नपूर्णा जी प्रधानमंत्री के प्रस्तावक रही हैं और प्रस्ताव जमा करके आई हैं। मैम, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा आपसे? हमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा। हमने उनसे कहा
कि मैं माँ के रूप में आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, कि बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैम उन्होंने आपके पैर भी छुए थे? पैर बस आशीर्वाद दिया। तो मैम क्या वाराणसी के लिए उन्होंने कुछ और बताया कि क्या कुछ करेंगे आगे? कोई बातचीत नहीं हुई हमारी, कोई बातचीत नहीं। मैम कैसा लग रहा है, प्रधानमंत्री का प्रस्तावक हैं आप? बेटा माँ के रूप में जैसे माँ प्रसन्न होती है वैसे हमें प्रसन्नता है। बिल्कुल, अन्नपूर्णा जी प्रधानमंत्री के प्रस्तावक रहे हैं और अब नामांकन के बाद वो घर की ओर जा रही हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिए और वो बहुत गौरव भी महसूस कर रही हैं प्रधानमंत्री की प्रस्तावक बन के। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, वाराणसी। तो प्रस्तावकों की भी एक अलग ही कहानी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार वाराणसी से पर्चा दाखिल किए हैं। 2014 में भी वो यहां से चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में भी, आइए आपको दिखाते हैं दो तस्वीर किस तरीके से उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर 2014 की है जब वो पहुंचे थे नामांकन दाखिल करने, और एक तस्वीर आज की है जब उन्होंने कचहरी पहुंचकर कलेक्ट्रेट में पर्चा दाखिल किया है। 4 प्रस्तावक थे उनके, और इससे पहले की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जब उनके साथ तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे। बीजेपी में लगातार नए नए खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी भी बीजेपी की टीम में पहुंच गए। बीजेपी में आने के बाद दलेर ने गाने के जरिए मोदी का प्रचार किया है। और दिल मोदी मोदी हो गया भाई, की करिए दिल मोदी मोदी हो गया भाई, की करिए दिल मोदी मोदी हो गया भाई, की करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। बस बहुत, और स्लोगन है वो मैंने 2008 में पाकिस्तान इस्लामाबाद में गाना बनाया था, नमो नमो, और वो फिर मुझे बहुत खुशी हुई कि बीजेपी का स्लोगन बना नमो 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 नमो। तालियां इसके साथ, नमो 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 नमो। तो पिछले एक हफ्ते में अगर बात की जाए तो बीजेपी के अंदर कई ऐसे बड़े सितारे शामिल हुए हैं, जिसमें अब एक नया नाम जुड़ गया है दलेर मेहंदी का भी। सिंगर दलेर मेहंदी के अलावा कौन कौन से सितारे हैं बीजेपी में जो शामिल हुए हैं? हंसराज हंस कैंडिडेट बनाया गया है। हेमा मालिनी पहले से ही साथ हैं, पिछली बार 2014 में मथुरा से जीती थी। सनी देओल ने दामन थामा है। मनोज तिवारी अभी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। रवि किशन गोरखपुर सीट से चुनाव मैदान में, निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूपी के जालौन की, जहां पर महागठबंधन की रैली हुई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा मायावती ने। सबसे ज्यादा पलायन रोटी रोजी के लिए कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में हुआ है, ये बात भी आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसलिए आज जो कांग्रेस पार्टी तो जगह जगह जाकर ये कह रही है कि हम गरीबी को दूर करेंगे, हम बेरोजगारी को दूर करेंगे। यदि कांग्रेस पार्टी ने वास्तव में गरीबी और बेरोजगारी दूर की होती तो फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर क्यों हमें नजर आती? और यदि कांग्रेस पार्टी ने सही मायने में सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा होता, खास तौर से वीकर सेक्शन के हितों का पूरा ध्यान रखा होता, तो फिर हमें बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही फिर यहाँ सपा व अन्य और पार्टियों का भी गठन होता। इस बार चुनाव में इनकी यहाँ गंगा मैया भी इनसे काफी ज्यादा हमें रूठी हुई लगती है, और अब इनकी ये गंगा मैया फिर से इनको केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपना आशीर्वाद इस बार कतई भी इनको देने वाली नहीं है। चाहे ये लोग इनको मनाने या अपनी कितनी भी पूजा पाठ आदि क्यों ना करते रहें। और इसकी मुख्य वजह ये है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय वे अन्य मेहनत कश लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे
चुनावी वायदे किए थे तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। बिहार के समस्तीपुर में आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साझा रैली की और इस रैली में भी राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। बिहार को अलग अलग वायदे किए, स्पेशल स्टेटस, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में। कुछ नहीं, सब झूठा है, कुछ नहीं, सब झूठा है। नरेंद्र मोदी ने लूटा है। अब देखिए 5 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़ रुपए उसने आपसे लिया, 15 लोगों को दिया। नाम आप जानते हो, अनिल, नीरव, मेहुल, विजय, नाम जानते हो। इन चोरों को चौकीदार ने आपका पैसा दिया है, लाखों करोड़ रुपए। चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।